गुड इवनिंग ऑल। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं जो निम्मी के ओल्ड बुक है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मॉडल टेक्स्ट दिए हुए हैं हमें। तो उन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूनिट 1, 2, 3 और जो 12 है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशंस के अंदर। इस सेशन में हम यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूनिट 4 के जितने भी क्वेश्चन है जो निमी बुक के अंदर दिए हुए हैं, जो ओल्ड बुक है ना उसके अंदर दिए हुए हैं, तो वो डिस्कस करेंगे हम। ओके। तो मेरा नाम है सचिन सैनी और आप मुझे सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर। तो सीधा सर्च कीजिए हैशटैग स्किल मास्टर, तो जितने भी मेरी वीडियोज हैं या पुराने लेक्चर्स हैं वो आप सबको मिल जाएंगे, सर्च रिजल्ट में आ जाएंगे। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस सेशन के अंदर 26 क्वेश्चन होंगे टोटल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अपने कॉपी पेन उठा लीजिए ताकि आप बहुत अच्छे से इस चीज को याद रख सकें। ओके। और हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे उसका जवाब देने के लिए। तो प्रिपेयर रहें हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइल टीचिंग इन विच स्टेप द इंस्ट्रक्टर शुड इंक्लूड सेफ्टी इक्विपमेंट। अब ये कह रहे हैं टीचिंग के दौरान कौन से स्टेप के अंदर, कौन से स्टेप में जो सेफ्टी इक्विपमेंट है वो इंक्लूड करने चाहिए। ठीक है, आप सबको बता रहे हैं 4 स्टेप होते हैं। तो बताइए क्या ऑप्शन आएगा। ऑप्शन दिया गया आपके पास, आंसर क्या आएगा इसका। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन या फिर टेस्ट। 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, टाइम आपका पूरा हुआ, 10 सेकंड पूरे हुए। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा। हमारा राइट आंसर आएगा प्रिपरेशन स्टेप। अब मान लो क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन यह है कि सेफ्टी इक्विपमेंट को इंक्लूड किया जाए। अब देखिए अगर आप पहले प्रिपेयर करें क्लास के लिए तो वहां चेक करेंगे ना कि मान लो जो मेरा मटेरियल है वो सारा अवेलेबल है या नहीं है, टीचिंग एड अवेलेबल है या नहीं है, या फिर सेफ्टी इक्विपमेंट है। जैसे हम बात करें फायर सेफ्टी की, कि मान लो बाई चांस आग लग जाए तो उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए ना। प्रिकॉशंस भी होने चाहिए, साथ साथ इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए, ताकि बाई चांस आग लग जाए तो उनको आग को बुझाया जा सके। ठीक है। तो प्रिपरेशन स्टेप में ही पहले हम तैयारी कर लेंगे, ये सब चीज होनी चाहिए। क्लासरूम सेट कर लेंगे, किस तरह से बच्चों को बिठाना है। ठीक है, सब कुछ पहले से अरेंज कर लेंगे। कौन से स्टेप में, प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन में ये नहीं है कि आपने लेसन प्लान बना लिया, बच्चों को मोटिवेट कर दिया, रिव्यू कर दिया, सिर्फ ये आएगा। प्रिपरेशन में पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी, पूरी क्लास की प्रिपरेशन। ठीक है, उसके साथ साथ आपकी प्रिपरेशन और उसके साथ आपके लेसन की प्रिपरेशन, तो ये सब इंक्लूड रहेगा प्रिपरेशन के अंदर। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम आफ्टर द लेसन इन विच स्टेप ट्रेनीज आर टेस्टेड देयर नॉलेज। तो आपका क्वेश्चन है ये कि उसका क्या नाम है जो क्लास के बाद, लेसन के बाद जिस स्टेप के अंदर ट्रेनी से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन या फिर असाइनमेंट। 10 सेकंड का टाइम है, जवाब दीजिए। ओके, तो सिंपल सा आंसर है, क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन। जैसे आपको पता है प्रिपरेशन में हमने पूरा प्रिपरेशन कर दिया लेसन प्लान का, बच्चों को भी प्रिपेयर कर दिया लेसन के लिए, मोटिवेट कर दिया उनको। उसके बाद प्रेजेंटेशन में पढ़ा दिया बच्चों को, जो लेसन प्लान था ना आपका पढ़ा दिया, 1 घंटे तक, 1 घंटे तक 45 मिनट तक पढ़ा दिया। अब उसके बाद क्या, यही होगा ना एप्लीकेशन के अंदर कि उनको उनसे क्वेश्चन पूछने हैं। यही होगा ना, टेस्ट किया जाएगा कि मैंने मान लो 45 मिनट पढ़ाया, लास्ट के 15 मिनट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उनका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। तो ये किस में आएगा, एप्लीकेशन में आएगा। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ट्रेनिज को किस में टेस्ट किया जाता है, एप्लीकेशन में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच स्टेप द लर्नर आर encouraged टू आस्क क्वेश्चन। अब पूछ रहा है भैया कौन से स्टेप के अंदर लर्नर्स को कहा जाता है, स्टूडेंट्स को कहा जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है कि आप क्वेश्चन पूछिए मेरे से। तो ऑप्शन है आपके पास, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड टेस्ट। ठीक है, तो जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, तो टाइम आपका पूरा हुआ।
तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सबके आंसर सही हैं क्योंकि सबको पता सिंपल सा क्वेश्चन है। किसमें कहा जाएगा हमें, कौन से उस स्टेप में कहा जाएगा कि बच्चों आप भी क्वेश्चन पूछिए, तो वो होएगा प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, आप मान लो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपने कुछ बताया, उसके साथ साथ आप डाउट भी क्लियर करते जाओगे ना। मान लो अब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो टू वे कम्युनिकेशन होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, भले वो लाइव चैट के दौरान पूछ रहे हो, भले वो जूम पे आप मोरली पूछ रहे हो मेरे से, ठीक है, लेकिन जो आपके डाउट है प्रेजेंटेशन के द्वारा ही क्लियर होते जा रहे हैं ना। उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन में तो टीचर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बाई चांस कोई डाउट है तो प्रेजेंटेशन के अंदर बच्चे उनसे अपने क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अंडर विच स्टेप द इक्विपमेंट एंड मटेरियल आर इंक्लूडेड फॉर कंडक्टिंग क्लास। अब कौन से स्टेप के अंदर अब इक्विपमेंट को और मटेरियल्स को इंक्लूड किया जाता है क्लास कंडक्ट करने के लिए? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट। तो जवाब दीजिए। ओके, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, एक दो आंसर आपके गलत, बाकी सब सही हैं। तो देखिए, कौन से स्टेप में इक्विपमेंट और मटेरियल को हम इंक्लूड करेंगे क्लास कंडक्ट करने के लिए? ठीक है, क्लास कंडक्ट करने के लिए हम कौन सा स्टेप में पहले प्रिपरेशन करेंगे ना। प्रिपरेशन के टाइम पे ही तो हम मटेरियल वगैरह सारे देखेंगे, कौन कौन से मटेरियल है हमारे पास, कौन कौन से इक्विपमेंट है, कौन कौन से टीचिंग एड है। तो ये किस में आ जाएगा, सारा प्रिपरेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो लेसन प्लान है उसमें मैम ने बताया था ना आपको कि कौन से स्टेप में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो ये सब प्रिपरेशन के अंदर आएगा क्योंकि प्रिपरेशन बहुत लंबा है। आपकी प्रिपरेशन साथ ही साथ जो ट्रेनिंग है उनकी प्रिपरेशन, साथ ही साथ क्लासरूम की प्रिपरेशन कि हाँ अगर एक्स्ट्रा चीजें तो उनको निकालना भी है। ठीक है, मान लो एक्स्ट्रा डेस्क है उसको निकालिए, उसके बाद अलमीरा रखी हुई है वो आपके काम नहीं आने वाली तो उसको भी निकाल दीजिए। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो जो काम आने वाली है आपकी क्लास में, सिर्फ वो रखिए। ऐसी चीजें रखिए जिससे ट्रेनिंग है वो डिस्ट्रैक्ट भी ना हो और साथ साथ वो मोटिवेशन भी बना रहे, एक इन्वायरमेंट बना रहे। ठीक है, कि क्लास का इन्वायरमेंट वैसा बना रहे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए लेसन प्लान। अब लेसन प्लान यूज करने के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या फायदे हैं? तो ऑप्शन आपके पास, ए सुटेबल एटमोस्फेयर इज क्रिएटेड, कि जो एटमोस्फेयर है वो क्लास जैसा बना रहे, ठीक है, उसको बनाने के लिए। दूसरा, स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड, डेवलप द टॉपिक इन ए लॉजिकल वे, कि जो हमारा टॉपिक है उसको एक लॉजिकल तरीके से, एक सही तरीके से तैयार किया जाए। देन लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज अप्लाइड। अब जो हमारी लॉ है ना, थ्योरी, लॉ ऑफ थ्योरी है ना, उसके अंदर लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी आती है, तो उसको अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या एडवांटेज है, जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ओके, कुछ कुछ सही है, कुछ गलत भी है आंसर्स आपके। तो देखिए जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आएगा सूटेबल एटमोस्फेयर। ठीक है, कि मान लो आप लेसन प्लान बना रहे हो तो उसमें एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा, एटमोस्फेयर एक अच्छा बनेगा। कैसे? बाय लेसन प्लानिंग द इंस्ट्रक्टर क्रिएट ए सुटेबल एटमोस्फेयर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। अब टीचिंग के लिए अच्छा एनवायरनमेंट कैसे बन रहा है, सॉरी एटमोस्फेयर कैसे बन रहा है, कि देखिए आपने पहले प्लानिंग कर ली अपने कि भैया ये चीज मेरे को पढ़ानी है, तो आप कहीं पे अटकेंगे नहीं, जो आपका फ्लो है वो खराब नहीं होगा। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की, खुद को प्रिपेयर नहीं किया उस चीज के लिए, आपको नहीं पता कि क्या पढ़ाना है, आप तो क्या करोगे, एक टॉपिक लोगे, ये पढ़ा रहे हो, इससे बाहर निकलते निकलते आप क्या करोगे, एटमोस्फेयर पे बात करने लगोगे। ठीक है, एनवायरनमेंट पे बात करने लगोगे, उस पे अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, लेसन तो गया ना। तो इसीलिए लेसन प्लान का यूज किया जाता है। ये फायदे हैं कि हमें पता चलता रहता है भैया हाँ आगे इतनी इतनी चीज बतानी है मेरे को। ठीक है, तो इतना ही एग्जाम्पल दू, उससे ज्यादा एग्जाम्पल ना दूं मैं, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, नेक्स्ट चीजें भी बतानी है। जो 3 ऑब्जेक्टिव और है मेरे, वो भी तो एक्सप्लेन करनी है ना। 45 मिनट का टाइम है, 1 घंटे का टाइम है मेरे पास, तो उसके अंदर कितनी चीज बतानी है, कितना हमें एग्जाम्पल देने हैं। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा, जो स्टडी रिलेटेड एनवायरनमेंट है, एटमोस्फेयर है, वो बना रहेगा। ओके, द ट्रेनिंग लर्न द लेसन विच इज टॉट टू देम इन ए पीरियड। तो जैसा मैंने बताया
कि 1 घंटे में हमारा लेसन कंप्लीट करना होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि 1 घंटे के बाद बच्चे इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं, उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। ठीक है, ये चलो बिल्कुल सही है। तो 1 घंटे के अंदर हमें जो लेसन पढ़ाना है वो हम पढ़ा देंगे। ठीक है, वैसे आप सबको पता ही है लेसन प्लान के बारे में, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो अब एडवांटेज क्या होगा, सुटेबल एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए लेसन प्लान का यूज किया जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग ए लर्नर इन ए क्लासरूम? अब उसका उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है क्वेश्चन पूछने का क्लासरूम में, तो वो बताना है आपने। ऑप्शन है आपके पास, हेल्प्स लर्नर टू स्कोर मोर मार्क्स, मेक द लर्नर टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू थिंक एंड आंसर, टू सिलेक्ट द मोस्ट इंटेलिजेंट लर्नर। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो टाइम पूरा हुआ और आंसर सारे सही हैं, बिल्कुल एक आधा गलत जो आंसर है वो आपका गलत है। तो देखिए अब क्वेश्चन हमारा क्या पर्पस है, किस लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं क्लासरूम में। तो ऑप्शंस को देखते हैं पहले हम। हेल्प्स लर्नर टू स्कोर मोर मार्क्स, क्या हम क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं ताकि वो अच्छे मार्क्स गेन कर सके? इसलिए तो नहीं होता ना, हम तो इसलिए करते थे ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, वो सोचे थोड़ा उस टॉपिक के बारे में, थोड़ा उनकी इंटेंशन बनी रहे, इंटरेक्शन बने रहे दोनों के बीच में, इसलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो मोर मार्क्स के लिए थोड़ी ना पूछते हैं, मोर मार्क्स तो ऐसा हो गया हम पढ़ाएंगे तो उनको ज्यादा समझ आएगा, वो एक अलग फैक्टर है। ओके, देन ऑप्शन बी, मेक्स द लर्नर टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। अब हम अपने मुद्दे से भटकाने के लिए थोड़े ना क्वेश्चन पूछेंगे, डिस्ट्रैक्टेड का यही हो गया ना कि जो हम लेसन पढ़ा रहा हूँ उससे मैंने भटकाना है तो क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये गलत हो गया। अब जो तीसरा है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू थिंक एंड आंसर। अब मान लो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैंने 10 सेकंड दिए आपको, 15 सेकंड दिए क्वेश्चन के बारे में सोचने के लिए, तो अपॉर्चुनिटी हुई ना, मान लो यही क्वेश्चन आपका आ जाए आपके एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम में क्या होगा, आपको याद रहेगा ना कि हाँ क्वेश्चन पूछा है सर ने, ये आंसर आया था, तो इस तरह से आपको याद होगा। तो जो सही है, जो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू थिंक एंड आंसर। ठीक है, कि पहले सोचिए, सोचने का और आंसर देने का टाइम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले उनको। ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछता है क्लास में तो बच्चों को वो चीज याद हो जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछोगे, जो मेन मेन चीजें है ना, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे, वो बच्चे को याद हो जाएगी। अगर याद हो जाएगी तो वो उसके एग्जाम टाइम में याद रहेगी कि हाँ ये चीज ऐसे थी। ठीक है, तो इसलिए ये पर्पस है हमारा क्वेश्चन पूछने का क्लासरूम में। ओके, अब एक और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, टू सिलेक्ट द मोस्ट इंटेलिजेंट लर्नर। देखिए ऐसा है कि कई बार क्या होता है, अभी आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है, आपने क्वेश्चन को देखा, समहाउ आपने देखा कि इसका आंसर आएगा हेल्प्स लर्नर टू स्कोर मोर मार्क्स। ठीक है, आपने ये आंसर दे दिया जो एक दो बच्चों ने दिया था, ये सिलेक्ट किया था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं एक टेस्ट से जान लूंगा कि इस बच्चे को इतना कुछ नहीं आता कि बाकियों को ज्यादा आता है, कौन सा ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर मान लो सबसे पहले किसी ने आंसर दे दिया, जैसे मान लो तरुण यादव ने सबसे पहले ही आंसर दिया सी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। हो सकता है कि उसकी थोड़ी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो बाकियों से, या फिर वो पीसी में अपनी मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो। ठीक है, पीसी में अटेंड कर रहे हैं तो थोड़ा नेटवर्क भी अच्छा होगा, क्या होगा, आंसर जल्दी दे पाएंगे। ठीक है, आंसर जल्दी सबमिट होगा। तो इससे ये तो साबित नहीं हो जाएगा कि जो बाकी है वो कम इंटेलिजेंट है, तरुण यादव ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये चीज तो नहीं होगी ना। तो यही चीज है कि क्या पर्पस है, सिर्फ जो बच्चे उस चीज के बारे में सोचे, लेसन के बारे में सोचे और उसका जवाब दे, इसलिए यही पर्पस रहता है हमारा क्वेश्चनिंग करने का। हमारे ये कोई पर्पस नहीं होता क्वेश्चनिंग का कि जो सबसे ज्यादा समझदार है उसको, ठीक है, ये सबसे ज्यादा समझदार है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू थिंक एंड आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द इंस्ट्रक्टर कॉल फॉर द अटेंशन ऑफ ए इनअटेंटिव लर्नर इन ए क्लासरूम? देखिए ऐसा जो ओल्ड बुक है ना, मैंने पीडीएफ सेंड की थी आपको, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस है, उनकी जो स्पेलिंग की मिस्टेक्स भी हैं, तो आप पीडीएफ से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने काफी आंसर भी इसके सही किए जो गलत आंसर दिए गए थे, और जो कुछ काफी मिस्टेक्स थी
जो क्वेश्चंस के अंदर भी, ठीक है, उनके अंदर भी जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इनअटेंटिव लिखा हुआ था, सिर्फ अटेंटिव लिखा हुआ था, तो ये वर्ड्स में कुछ गलत है, तो आप उनको सही कर लीजिए पीडीएफ के हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन है, हाउ डज द इंस्ट्रक्टर कॉल फॉर द अटेंशन ऑफ ए इनअटेंटिव लर्नर इन ए क्लासरूम। तो ऑप्शन है आपके पास, बाय कॉलिंग हिज नेम, बाय रिपोर्टिंग टू द प्रिंसिपल, बाय गिविंग पनिशमेंट टू हिम, बाय यूज द डिसिप्लिनरी क्वेश्चन। 10 सेकंड का टाइम है, जवाब दीजिए आप। ओके, तो 10 सेकंड आपके पूरे हुए। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, हाउ डज द इंस्ट्रक्टर कॉल फॉर द अटेंशन। अब मान लो आप पढ़ा रहे हो, प्रेजेंटेशन के टाइम आप पढ़ा रहे हो और बच्चों की अटेंशन चाहिए आपको कि किसी का ध्यान बाहर की ओर है, कोई मान लो बाहर कोई बाहर जा रहा है, ठीक है, कोई बाइक वाला जा रहा है, बच्चे उसको देखे जा रहे हैं। अब उनकी अटेंशन को गेन करने के लिए, उनकी अटेंशन को पाने के लिए आप क्या काम करोगे? क्या उसके नाम से पुकारोगे? अब सभी के नाम से तो पुकारोगे नहीं ना, भैया इधर देखो इधर देखो, ये तो गलत तरीका हो गया। क्या आप उसको प्रिंसिपल को रिपोर्ट करोगे? ये तो मतलब ही नहीं बनता कि हाँ, अगर मान लो कोई क्लास में ध्यान नहीं दे रहा तो प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है ना पढ़ाना, तो प्रिंसिपल थोड़ी ना इसमें कुछ करेंगे। ओके, तो थर्ड ऑप्शन है बाय गिविंग पनिशमेंट टू हिम। अब ऐसा है कि स्कूल्स में तो ये काफी बार होता था, मेरे साथ भी काफी बार हुआ कि अगर मेरा ध्यान बाहर है, ध्यान को लाने के लिए क्लास के अंदर पनिशमेंट भी दी जाती थी, जाओ मुर्गे बन जाओ, फिर तुम अच्छे से देखोगे क्लास में, सुनोगे क्लास में क्या चल रहा है। ऐसा तो सबके साथ होता है, ऑलमोस्ट जो जो पढ़े हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर उनके साथ, सबके साथ हुआ है। जो फोर्थ ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर है, यूज द डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस। अब जो डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस है वो पूछे जाएं। तो ये कौन से प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि मान लो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रेजेंटेशन के टाइम आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड या अपने लेसन से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया कि जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 था, मैंने पूछ लिया बच्चों से बोलते बोलते, हाउ डज द इंस्ट्रक्टर कॉल फॉर द अटेंशन। तो एकदम से क्या हुआ, सबको लगा कि सर ने क्वेश्चन पूछा है तो अब मुझे आंसर देना चाहिए, तो क्या होगा, अटेंशन आ जाएगी ना क्लासरूम के अंदर। अब जब अटेंशन आएगी तो क्या होगा, बच्चे पढ़ पाएंगे, उस चीज पे ध्यान दे पाएंगे, अब ध्यान देंगे तो भैया याद भी हो जाएगी। तो इसलिए हम डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस का यूज करते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चंस है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, या फिर क्लोज ओपन क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये सब आपको प्रीति मैम ने ऑलरेडी बता दिया, क्लास ले ली थी। तो जिसने वो क्लास नहीं देखी वो देख सकता है, हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है क्लास, तो आप वहां देख सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल, बाय यूजिंग डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस। ओके, तो ये भी नोट कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज यूज एट द प्रिपरेशन स्टेप। अब प्रिपरेशन स्टेप में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, ड्रिल क्वेश्चंस, असाइनमेंट क्वेश्चंस, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन देखिए हमारा क्या, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज यूज्ड एट प्रिपरेशन स्टेप। अब प्रिपरेशन स्टेप में कौन से क्वेश्चन यूज किए जाते हैं, सिंपल आंसर आएगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जो आपने सबने जवाब दिया, राइट आंसर दिया आपने, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, देखिए कि मान लो आपने जैसे ही क्लास शुरू की और आपने जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो पिछली वाली क्लास है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, तो बच्चों की प्रिपरेशन करने के लिए, तैयार करने के लिए, उनको क्लास के लिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, सिंपल सी बात है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन प्रिपरेशन स्टेप में हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल राइट था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, which question is used by the instructor to test the result and outcome after taught learner in the a class। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, बी डेवलपिंग क्वेश्चंस, सी डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस और डी रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चंस। तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जवाब दीजिए।
तो 10 सेकंड आपके पूरे हुए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्लैरिटी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्लैरिटी है। देखिए ऐसा है, जिसका जो राइट आंसर है वो है स्पेसिफिसिटी। कैसे कि आपका जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, किसी एक मुद्दे को लेके होना चाहिए, किसी एक टॉपिक को लेके होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है गुड क्वेश्चंस के। कैसे, देखिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि है यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हमें, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर हु इज द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, सिंपल पूछा हुआ है कि इंडिया का है जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, वो कौन है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर। अब भैया हमें क्या पता किसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कि वो हमारे पहले प्रधानमंत्री की बात हो रही है या किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा ना। तो ये चीज कि आपका जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, किसी एक टॉपिक को लेके होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि क्या कहना क्या चाहता है आपका क्वेश्चन। तो सीधी सी बात, इस तरह के क्वेश्चन जो स्पेसिफिक होंगे कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन है हु इज द प्राइम मिनिस्टर, जो एक स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो सी है वो हमारा राइट आंसर होगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज रेफर्ड टू एज द थ्रोली एस्टैब्लिश हैबिट ऑफ डूइंग ए थिंग इन ए कॉम्पिटेंट वे। तो देखिए एक सक्षम तरीके से किसी काम को करने की पूरी तरह से स्थापित आदत के रूप में क्या जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है स्किल, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड या फिर नॉलेज। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो इसको जो राइट आंसर आएगा वो आएगा स्किल। कि मान लो आप कोई चीज बार बार कर रहे हो, उस चीज की आदत डाल रहे हो, ठीक है, एक अच्छे तरीके से, ठीक है, एक कॉम्पिटेंट वे में आप उसको कर रहे हो, तो क्या होगा, आपकी स्किल बढ़ेगी ना। वो क्या चीज होगी, स्किल ही तो होगी, जिसको आप बार बार करके बढ़ा सकते हो एक अच्छे तरीके से। मान लो आप कोई स्किल परफॉर्म कर रहे हो, मान लो आप अभी जॉब के अंदर हो और आपका काम है ड्राइंग बनाना। ठीक है, ड्राइंग बनाना आपका काम है, तो उसको आप बार बार ड्राइंग, हर दिन आप ड्राइंग बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, तो क्या होगा, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे ना। या फिर आप मान लो आपका काम है वेब डिजाइन करना, अब आपको काम करते हुए 5-6 महीने हो चुके हैं, आप वेब डिजाइन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, क्या होगा, आप उसमें भी माहिर हो जाओगे। तो ये क्या होगा, सीधा सा हमारा ऑप्शन आ जाएगा, स्किल हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम किसी आदत को बनाकर, किसी चीज को बार बार करके एक अच्छी तरह से किसी आदत को बना सकते हैं, ओ सॉरी क्या कर सकते हैं, स्किल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्किल को इनहेंस कर सकते हैं अपने को। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ स्किल कैटेगरी द थिंकिंग बिलोंग टू। अब जो हमारी थिंकिंग है वो कौन से स्किल कैटेगरी से बिलोंग करती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हमारे पास, एक्टिंग स्किल, रिएक्टिंग स्किल, फिजिकल स्किल या कॉग्निटिव स्किल। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कुछ कुछ आपके आंसर सही है, कुछ कुछ गलत भी हैं। तो जिसका राइट आंसर आएगा वो आएगा कॉग्निटिव स्किल। अब जो हमारी थिंकिंग है वो कॉग्निटिव स्किल के अंडर आएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉग्निटिव में क्या होता है, किसी चीज को सोचना, किसी चीज का को क्रिएट करना, मतलब जो शुरुआती दौर होता है ना। मान लो आप कोई काम करने जा रहे हो, आप सीआईटीएस में एडमिशन लेने जा रहे हो, ठीक है, तो क्या करोगे, आप पहले सोचोगे ना उसके बारे में, एडमिशन लेने के बारे में, कि हाँ एडमिशन लेने के लिए मुझे क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, एडमिशन लेने के बाद एडमिशन की क्या क्या प्रोसेस रहेगी, ठीक है, उसके बाद हॉस्टल में कैसे मेरे को मैनेज करना, तो आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो मतलब शुरुआती चीज दौर में आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, तो ये सब चीजें आपकी थिंकिंग के अंदर आ रही है। ठीक है, अब किसी चीज को कर रहे हो शुरू शुरू में, तो वो कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर आएगा। तो ये सब चीजें किसमें आएंगी, थिंकिंग। ठीक है, जो किसके अंदर आती हैं, कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर। तो यही हमारा क्वेश्चन था,
जो हमारी थिंकिंग है वो किससे बिलोंग करती है? वो भैया कॉग्निटिव स्किल से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये अब एक्टिंग, रिएक्टिंग और फिजिकल स्किल्स क्या होती है, ये हम आगे देखेंगे, इसी सेशन में देखेंगे हम कि एक्टिंग, रिएक्टिंग और फिजिकल स्किल्स कौन सी होती है। तो जो हमारा कॉग्निटिव स्किल्स है वो किसके अंदर आएंगी, जो थिंकिंग है वो किस में आएंगी, कॉग्निटिव स्किल्स में आएंगी। ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ स्किल। अब जो हमारी स्किल है, कौशल है, उसका पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? ठीक है, पहला महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा है वो बताइए। तो भैया ऑप्शन आपके पास कॉस्ट, स्पीड, एक्यूरेसी और वर्कमैनशिप। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, टाइम आपका पूरा हुआ। आंसर आपके सही हैं और एक दो आंसर आपके गलत भी हैं, कुछ आंसर गलत है। तो देखिए, जो पहला हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना किसी भी स्किल में, वो हमारा एक्यूरेसी रहेगा। ऐसा क्यों? कि मान लो आप कोई काम करने जा रहे हो, कि ये पूरा चैप्टर स्किल से रिलेटेड है ना, स्किल से रिलेटेड है या फिर आपकी प्लानिंग से रिलेटेड है, तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखो, अगर आप मान लो कोई स्किल करने जा रहे हो, किसी प्रैक्टिकल आप कोई चीज करने जा रहे हो, तो मान लो आपका काम है ड्राइंग करना या फिर आपका काम है वायरिंग करना। आप वायरिंग कर रहे हो किसी चीज की, तो पहले आप देखो कि वायरिंग करनी कैसे है, मैंने वायरिंग करने की शुरुआत मैंने कहाँ से करनी है। तब जब आप उस स्किल को परफॉर्म कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, तो क्या होगा, एक्यूरेसी आएगी ना। तो भैया ये मैंने जान लिया ये चीज कैसे आएगी, इस चीज को कैसे करना है, दूसरी बार आप करोगे उसको आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया कि भैया उस चीज को मैंने अच्छे से करना कैसे है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया टाइम, कि पहले जब मैंने वायरिंग की तो उसको उसमें मेरे को लगे थे 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे मेरे को वायरिंग करने में लगे थे। अब जब मेरे को समझ आ गया कि उसका पूरा होल स्ट्रक्चर कैसा है, वायरिंग कैसे करनी है, कौन सी तार किसके साथ कनेक्ट करनी है, कौन सा कहाँ कनेक्ट करना है, तो ये सब समझ आ गया। तो उसके बाद आप क्या करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे ना दूसरी बार, तब क्या होगा, तब ये होगा कि भैया टाइम कम करना है। पहले मेरे को 2.5 घंटे लगे थे, बहुत ज्यादा होते 2.5 घंटे, मेरे को ये काम 2 घंटे में करना है। तो आप क्या करोगे, सेकंड पॉइंट फैक्टर आ जाएगा आपका टाइम। हाँ भैया मेरे को टाइम भी कम करना है। ठीक है, तो लेकिन जो हमारे किसी भी स्किल को परफॉर्म करने के लिए पहला इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, वो रहेगी हमारी एक्यूरेसी, कितनी अच्छे से हम किसी चीज को कर पा रहे हैं। ठीक है, उसमें एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंपॉर्टेंट सॉरी विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किल एक्टिवेट्स द सेंसिंग ऑर्गन्स। अब कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्किल के एक्टिवेट्स को, जो सेंसिंग ऑर्गन्स है ना, उनको एक्टिवेट करते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास मोटर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स पैटर्न, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन और परफॉर्मेंस ऑफ स्किल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जवाब दीजिए। ओके, तो कुछ कुछ आंसर सही है, कुछ गलत भी है, लेकिन देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा, कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स पैटर्न इसका आंसर आएगा। देखिए ऐसा नहीं है, जो राइट आंसर आएगा वो हमारा आएगा चेन और मोटर रिस्पॉन्स। अब ये चेन और मोटर रिस्पॉन्स क्या होता है, ये क्या करेगा, आपकी जो सेंस ऑर्गन्स है ना उनको एक्टिवेट कर देगा। कैसे, देखिए, मान लो आपका काम है स्टिचिंग करना। ठीक है, अब जैसे ही मशीन के सामने जाके बैठे तो क्या हुआ, आपके जो सेंस ऑर्गन्स है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे कि आपका काम है स्टिचिंग करना, सिलाई करना आपका काम है। तो आप मशीन के पास जब भी जाओगे तो क्या होता था, जो पहले मशीन आती थी ना जिससे आप पैर से चलाते थे, ठीक है, जब पैर से आप मूव करते थे तो मशीन चलती थी। तो क्या होगा, पैर अपने आप चलने लग जाएंगे। जब आपको जरूरत होगी, आपका माइंड आपको क्या करेगा, वो सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, आपकी होल बॉडी के सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे कि भैया ये उंगली यहाँ पे रखनी है, ऐसे मैंने स्टिचिंग करनी है, पैर मैंने ऐसे मूवमेंट करूंगा तो ये मशीन चलेंगी। तो ये कौन सा रिस्पॉन्स हुआ, मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, या तो चेन रिस्पॉन्स कहेंगे या कहेंगे मोटर रिस्पॉन्स। किसी भी चीज को देख के, किसी भी मशीन को देख के स्किल को परफॉर्म आपने करना हो, जो सेंसेस आपके एक्टिवेट हो जाएं, जो सेंस ऑर्गन्स है ना आपकी बॉडीज के, लाइक जैसे आपके हाथ, पैर, उंगलियां, ठीक है, कोई भी सेंस ऑर्गन आपकी एक्टिवेट हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, चेन या फिर मोटर रिस्पॉन्स कहेंगे। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, मोटर रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है,
ओके, जब आपकी सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं, जब आपका पैर एक साथ काम कर रहा है, पैर, हाथ, उंगलियां सब एक साथ काम कर रही है ना, तो उसको क्या कहेंगे? मोटर रिस्पॉन्स। ओके, तो ये चीज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एक्वायर्ड विद ए कांस्टेंट प्रैक्टिस इन डेवलपमेंट ऑफ स्किल। अब जो स्किल की डेवलपमेंट है उसमें कांस्टेंट मतलब लगातार प्रैक्टिस से क्या हासिल किया जा सकता है? तो आपके पास ऑप्शन है चार: स्पीड, एप्टीट्यूड, एक्यूरेसी और वर्कमैनशिप। 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। अब हम कांस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं किसी स्किल को डेवलप करने के लिए, तो क्या आएगा, क्या मिलेगी हमें? हमें मिलेगी वर्कमैनशिप। ठीक है, वर्कमैनशिप क्या होती है? एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी चीज को करने की एफिशिएंसी क्या कहलाती है? वर्कमैनशिप कहलाती है। देखिए, आपने एक्यूरेसी गेन कर ली, आपने 2-3 बार किसी काम को किया, एक्यूरेसी आ गई, बहुत बढ़िया हो गया कि भैया ये चीज मेरे को बहुत अच्छे से आ गई। जो गलतियां मेरी हो रही थी पहले, अब गलतियां नहीं हो रही। किसी चीज को बनाना है, किसी चीज को करना है, वो चीज हमें समझ आ गया। उसके बाद हमने टाइम भी कम कर लिया। अब जब आप वो चीज करने लगे हो ना, तो क्या बन जाएगी आपकी? वर्कमैनशिप। ठीक है, जैसे देखिए आप फोटो देख पा रहे हो, आप किसी भी आप घड़े बनाने के पास जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा? उस आप जैसे उनको देखोगे ना, उनको ऑब्जर्व करिएगा कभी जाके, कि मशीन के ऊपर जैसे उन्होंने मिट्टी रखी, मिट्टी रखने के बाद उन्होंने उंगली लगाई, ठीक है, अब क्या हो रहा है? थोड़े टाइम में वो क्या होगा? ऑटोमेटिक एक घड़ी का शेप लेना शुरू कर देगा, या फिर जो वो शेप बनाना चाह रहे हैं ना, वो शेप में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये होती है वर्कमैनशिप। किसी काम की एक्यूरेसी भी होना, स्पीड भी होना, वर्कमैनशिप कहलाती है। या फिर जो एफिशिएंसी है किसी काम को करने की, वो भी हमारी वर्कमैनशिप कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि वर्कमैनशिप होती क्या है। ओके, सबको क्लियर है ये? ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्किल कुड बी डेवलप्ड बाय सिंपली ऑब्जर्विंग एंड डूइंग इट। अब ऐसी कौन सी स्किल है जो आप सिंपल देख के कर सकते हो? ठीक है, विदाउट उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज, उसकी सिंपल आप किसी चीज को देखा, किसी स्किल को देखा और आप कर सकते हो। कौन सी ऐसी चीज है? जवाब दीजिए। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं: एक्टिव स्किल, थिंकिंग स्किल, फिजिकल स्किल या इंटेलेक्चुअल स्किल। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो टाइम आपका पूरा हुआ। तो देखिए, कुछ कुछ कह रहे हैं कि एक्टिव स्किल आएगा और कुछ आपके आंसर आ रहे हैं वो आएगा फिजिकल स्किल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा फिजिकल स्किल। अब हम देखते हैं कि जो हमारी एक्टिव स्किल है या थिंकिंग स्किल और उसके साथ साथ फिजिकल स्किल होती क्या है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा जो राइट आंसर है वो फिजिकल स्किल आएगा। लेकिन जो एक्टिव स्किल है वो कौन सी होती है? बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि मान लो आप जो रेगुलरली चीजें करते हो, भले वो बुक्स पढ़ना हो, भले वो सॉन्ग सुनना हो, ऐसी जो चीजें आप करते हो, वो कौन सी स्किल के अंदर आएंगी? तो वो आएंगी आपकी एक्टिव स्किल के अंदर। ठीक है, एक्टिव स्किल में क्या होगा? आप कोई चीजें पढ़ रहे हो, कुछ कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, किसी के व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ रहे हो, या फिर किसी पीडीएफ को पढ़ रहे हो, तो वो क्या आएगा? एक्टिव स्किल के अंदर आएगा। ठीक है, या फिर किसी सॉन्ग को सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, वो आप कर रहे हो ना, सुन रहे हो किसी चीज को किसी भी वे से, तो क्या हुआ? वो आपकी एक्टिव स्किल हुई। ओके, तो जो नेक्स्ट है हमारा थिंकिंग स्किल। अब किसी भी चीज के बारे में सोचना, जैसे मैं आपको बताया ना, थिंकिंग कॉग्निटिव स्किल के अंदर आ जाएगा। तो वैसे ही किसी चीज के बारे में सोचना। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, यही सेम 15 क्वेश्चन पूछा, उसके बारे में आपने सोचा। ठीक है, सोचा उस चीज के बारे में, क्या आंसर आएगा? क्या इसका आंसर फिजिकल स्किल आएगा? क्या इसका आंसर एक्टिव स्किल आएगा? या फिर आपने देख लिया कि जो मेरे साथ वाला स्टूडेंट था जो अभी क्लास के अंदर है, उसने ए आंसर दिया है, तो क्या ये सही होगा? तो क्या हुआ? आपने इसके बारे में सोचा ना, तो ये होगी आपकी थिंकिंग स्किल, कैसे आप चीजों को सोचते हो। ठीक है, एंड देन फिजिकल स्किल्स की बात किया जाए, तो फिजिकल स्किल कौन सी होती है? जैसे आप कोई मैच खेल रहे हो, ठीक है, कोई आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे आप जिम के अंदर जाते हो, वो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी हुई।
आप कोई गेम खेल रहे हो, वो भी फिजिकल एक्टिविटी हुई। तो इनमें क्या होता है, आप जिम के अंदर गए, आपने देखा कि जो हमारा ट्रेनर है उसने डंबल उठाए हैं दोनों हाथ में और लगा है भैया जिम करने, वो तो आप उनको क्या करें, देख के देखोगे ना कि हाँ भैया ऐसे उसने पकड़ा है, ऐसे मैं पकड़ता हूँ डंबल को, और उस डंबल को पकड़ने के बाद इस तरह से मैंने अपनी जिम करनी है, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस करनी है मैंने इस तरह से करनी है, इस वे में करनी है, ठीक है। तो आप सिंपली ऑब्जर्व करके जो फिजिकल स्किल्स हैं उनको परफॉर्म कर सकते हो। या फिर आपने काफी बार देखा होगा कि जो अपने टीवी के अंदर मान लो मैच चल रहा है, ठीक है, आप देखोगे कि जो बैट्समैन है उसने बैट को कैसे हैंडल किया हुआ है, कैसे उसको पकड़ा हुआ है, उसकी जो पोजीशन है ना वो कैसी है, उसकी लेग पोजीशन कैसी है, वो पीछे की ओर झुक के खड़ा है या आगे की ओर झुक के खड़ा है, ठीक है, ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, उस चीज को परफॉर्म भी कर सकते हो। तो ये आपकी आएगी फिजिकल स्किल्स, ठीक है। तो जितने भी फिजिकल एक्टिविटी है वो किस में आएंगी, फिजिकल स्किल्स में आएंगी। ओके, एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे मान लो कमेंट्री बॉक्स में काफी बार जब मैच चल रहा होता है तो कमेंट्री बॉक्स में ऑब्जर्व करते हैं ना उसको, कि देखो ये बॉलर है, इसका जो हैंड है वो कैसे उसको हाथ को लेके जा रहा है, जो उसका हाथ है उसकी पोजीशन क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा लो है, या फिर जैसे मलिंगा का एक्शन बहुत यूनिक था, वो ऐसे कुछ साइड में से करके कुछ बॉल फेंकते थे ना। तो काफी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, अब उनको देख के क्या हुआ, उसको देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उनकी तरह बॉलिंग कर सकते हो, बैटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आएगी आपकी फिजिकल स्किल्स। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच फेस ऑफ लर्निंग मेक्स लर्नर परसीव द इंफॉर्मेशन। अब कौन सा ऐसा फेस है लर्निंग का जो लर्नर को नॉलेज परसीव करने में परसीव करते हैं, जो लर्नर है वो नॉलेज परसीव करते हैं कौन से फेस के अंदर। तो आपके पास ऑप्शन है रिटेंशन फेस, एक्वेशन फेस, एप्लीकेशन फेस और ऑटोमिजेशन फेस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जवाब दीजिए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा इक्वेशन फेज। अब देखिए, अब स्किल को इक्वेशन करने के लिए, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए आपके पास 3 फेस होते हैं। कौन कौन से, इक्वेशन फेस, रिटेंशन फेस और एप्लीकेशन फेस, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा फेस है इक्वेशन फेस, उसमें क्या करते हो आप, स्किल को एक्वायर करते हो, ठीक है, स्किल को सीखते हो, किसी चीज को सीखते हो, वो कौन सा हुआ, इक्वेशन फेस। यही तुम्हारा क्वेश्चन है ना, विच फेस ऑफ लर्निंग मेक्स लर्नर परसीव द इंफॉर्मेशन, कौन सी फेस के अंदर लर्निंग को परसीव करते हैं, ठीक है, जानकारी को प्राप्त करते हैं, वो कौन सा हुआ, हमारा इक्वेशन फेस हुआ। okay. और जो सेकंड फेस है हमारा वो होगा रिटेंशन फेस। ओके, तो रिटेंशन फेस में क्या होगा, किसी चीज को दोबारा याद करना, मतलब बार बार उस चीज को याद करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से याद कर लेना ताकि आप जिंदगी भर उसको याद रख सके, तो ये होगा रिटेंशन फेस। और जो हमारा थर्ड फेस है वो होगा रिकलेक्शन फेस। देखिए, जैसे मान लो आपने कोई पहले नॉलेज है उसको गेन कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप उसको रिकलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब आप जनवरी के अंदर, फरवरी में कॉलेजेस के अंदर थे, कोरोना स्प्रेड होने से पहले आप अपने कॉलेजेस में थे, आपको कोई स्किल सिखाई गई, ठीक है, तो क्या हुआ, आप उसको याद कर लिया, आपको बताया ऐसे करते हैं कि भी आपने करके देख लिया, रिटेंशन फेज के अंदर तब आप थे। लेकिन जब आपके अब एग्जाम होंगे, भले वो हम बात करें सितंबर में, अक्टूबर में, कभी भी अगर ऐसा कोई माहौल बना, एग्जाम आपके हो सके, तो क्या होगा, आप याद करोगे ना कि सर ने ऐसे बताया था कि ऐसे स्किल को परफॉर्म करना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा रिकलेक्शन फेज, ठीक है, या फिर आप इसको एप्लीकेशन फेज भी कह सकते हो। ओके, तो आपने याद रखना है स्किल के 3 फेस होते हैं, इक्वेशन फेस, रिटेंशन फेस और रिकलेक्शन फेस। इक्वेशन फेस किसी स्किल को गेन करना, किसी जानकारी को गेन करना। सेकंड, उस जानकारी को बनाए रखना, ठीक है, उस जानकारी को अच्छे से याद करना, ठीक है। और जो थर्ड था हमारा रिकलेक्शन, उस चीज को जो आपकी पहले से आपका जो नॉलेज है, स्किल है, आपके दिमाग में है, उसको रिकलेक्ट करना, रिकलेक्शन फेज कहलाएगा या फिर एप्लीकेशन फेज कहलाएगा, ठीक है। रिकलेक्शन फेज को हम एप्लीकेशन फेज के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये चीज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18,
व्हाट इज टॉट फर्स्ट इन वोकेशनल ट्रेनिंग। अब जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग है हमारी, उसके अंदर हमें क्या चीज पहले बताई जाती है। तो ऑप्शन आपके पास सेफ्टी, सॉफ्ट स्किल, रिलेटेड थ्योरी या फिर कम्युनिकेशन स्किल। तो चार ऑप्शन है आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो राइट आंसर इसका जो आएगा वो आएगा रिलेटेड थ्योरी। अब आप कहेंगे रिलेटेड थ्योरी कैसे आएगा। सबसे पहले हमें क्या करवाया जाता है, सेफ्टी बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या चीज हमें पहले बताई जाती है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर हमें पहले बताई जाती है हमारी थ्योरी। मान लो जैसे मैं अपनी बात करूं ड्राफ्टमैन सिविल की, अगर मेरे को रेलवे बनाना है, ठीक है, लोरियां होती है, मैंने वो डिजाइन करनी है, तो उससे पहले मुझे बताया जाएगा कि रेलवे का जो गेज होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसके बीच का डिस्टेंस रहता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, रेल कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद बताए जाएंगे बलूस्टर क्या होते हैं, कैसे उनको बिछाया जाता है, कैसे स्लीपर्स को अरेंज किया जाता है। तो ये सब चीजें मेरे को पहले बताई जाएंगी। जब मेरे को ये सब नॉलेज आ गई, तब मैं क्या करूंगा, तब उसकी ड्राइंग बनाऊंगा ना। अब मेरे को पता चल गया कि 1.676 मीटर उसका डिस्टेंस रहेगा एक गेज के अंदर, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं उसको डिजाइन करूंगा, ठीक है, उस हिसाब से उसका प्लान बनाऊंगा, उसके हिसाब से उसको सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। ये सब चीज क्या होगी, जब मेरे को थ्योरी पता होगी तभी तो मैं प्रैक्टिकल उसको कर पाऊंगा ना। तो ये चीज, तो वोकेशनल आप अपनी एजुकेशन है या ट्रेनिंग है, उसमें यही किया जाता है कि पहले आपको रिलेटेड थ्योरी बताई जाती है, उसके बाद आपको जो है ना प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो आप सबने नोटिस की होगी एक चीज, जितने भी आपकी भले आईटीआई हो भले सीटीआई हो, पहले आपके जो थ्योरी के लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, यही होता है ना आपके साथ भी, है ना। तो यही चीज कि पहले आपको थ्योरी करवाई जाए, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल लिया जाए। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, which phase makes the learner consciously apply the knowledge to control operation in developing skill। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी चरण से शिक्षार्थी सचेत रूप से विकासशील कौशल में संचालन को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान को लागू करता है। अब कौन सा ऐसा वो फेस है जो लर्नर अपना जो ज्ञान है ना उसको अप्लाई करता है उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो आप ऑपरेशन कर रहे हो ना उसको हैंडल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी नॉलेज को अप्लाई कौन से फेस में करता है। तो चार ऑप्शन दिए गए आपके पास, कॉग्निटिव फेस, फिक्सेशन फेस, एप्लीकेशन फेस और ऑटोनोमस फेस। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो टाइम आपका पूरा हुआ। देखिए काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा फिक्सेशन फेज। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्किल एक्वायर करने के कौन कौन से फेस होते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा फेस होता है वो होता है कोग्निटिव फेस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अभी आपको क्या कर रहे हो, किसी स्किल को सीख रहे हो, कोई नई स्किल आप परफॉर्म कर रहे हो ना, जैसे मैंने अभी बताया कि रेलवे का मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, तो उस रेलवे की ड्राइंग थ्योरेटिकल नॉलेज मेरे पास है। अब उसकी मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, मैंने देखा ड्राइंग बना दी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा इसमें तो कुछ कमी लग रही है यार, कि मान लो जो गैप था वो कम ज्यादा हो गया, अब उसको मैं फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो किस में आ जाएगा, फिक्सेशन फेज के अंदर। किसी भी स्किल से रिलेटेड अगर आपके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, गलत तरीके से आप कर रहे हो ना, तो उसको सही करने वाला जो फेस होगा वो होगा फिक्सेशन फेस, और उसको पहली बार करने वाला होगा फेस कोग्निटिव फेस, एंड देन उसका ऑटोनोमस फेस। जब आपने उसको बारी बारी प्रैक्टिस की किसी चीज की, तो आपकी गलतियां जीरो हो गई, अब आप फ्री होके उस स्किल को कभी भी परफॉर्म कर सकते हो, तो वो आ जाएगा ऑटोनोमस फेस। तो यही हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फेस है जहां पे भैया नॉलेज अप्लाई की जाती है, कि उसका ज्ञान को अप्लाई किया जाता है कि कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है। तो वो आएगा हमारा फिक्सेशन फेज, ठीक है। फिक्सेशन फेज में अपनी नॉलेज हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे चीज गलत हो रही है, या अपने टीओ से पूछ लेंगे सर ये गलत हो रहा है, तो वो बताएंगे, ठीक है, कि फिक्सेशन फेज में ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद रखना। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। हाउ द लर्नर इज एबल टू मास्टर द स्किल। अब जो सीखने वाले व्यक्ति है, ट्रेनी है, वो किसी भी स्किल को कैसे मास्टर कर सकता है, किसी भी स्किल का कैसे मास्टर बन सकता है।
तो आपके पास ऑप्शन है बाय इमिटेशन, बाय रिपीटेशन, बाय ऑब्जर्वेशन और बाय पार्टिसिपेशन। तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, टाइम आपका पूरा हुआ। राइट आंसर से आपके सभी ने अच्छे आंसर दिए, एक आधा जो आंसर है वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा, जैसे आप सबको पता है, रिपीटेशन। ठीक, बार बार किसी चीज को रिपीट करने से आप स्किल के क्या मास्टर बन जाओगे। आप सबने एक कोड सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि अगर मान लो कोई आदमी बारी बारी प्रैक्टिस करे किसी चीज की तो वो परफेक्ट बन जाएगा। भले आप टीचिंग की बात करो, जैसे मैं आपको कहता रहता हूँ ना कि भैया अभी भी आपके पास टाइम है, अपने प्रैक्टिकल के लिए आप क्या करिए, वीडियोज बनाइए। वीडियोज ना बनाए एटलीस्ट अपने घर वालों के सामने बोलिए, अपने पेरेंट्स के सामने बोलिए, अपने जो कजन्स हैं उनके सामने बोलिए, 4 लोगों को बुलाइए, उनके सामने अपना लेसन प्लान उठाइए, उनके सामने बोलिए। क्या होगा जब बारी बारी उस चीज को आप करोगे, प्रैक्टिस होगी ना उस चीज की, कैसे आपको करना है, आपको खुद को समझ आएगा कि कहाँ मैंने गलती की, कैसे मैं चीज को बढ़िया बना सकता हूँ और अच्छे से मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वो क्या आएगा, प्रैक्टिस होगी उस चीज की और उस चीज में आप मास्टर बन जाओगे। भले वो स्किल हो आपकी लेक्चरिंग स्किल हो, भले वो डेमोन्स्ट्रेटिंग स्किल हो, भले किसी चीज को परफॉर्म करने की स्किल हो। ठीक है, स्किल कुछ भी हो सकती है। स्किल आपकी जो मैंने भी आपको बताई ना, फिजिकल स्किल भी हो सकती है। आप मान लो डेली डेली क्या कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, वो आपको समझ आ जाएगा ना कैसे उस चीज को करना है, उस चीज में आप मास्टर बन जाओगे। आपने मास्टर नाम सुना होगा ना, मास्टर ब्लास्टर सचिन, कि हाँ भैया सेंचुरी पे सेंचुरी ठोके जा रहे हैं, 100 शतक बना दिए थे अपने कैरियर में। ठीक है, मैं सचिन सैनी की बात नहीं, मैं सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपने करियर में 100 शतक बना दिए थे, तभी उनको मास्टर ब्लास्टर का नाम दिया गया ना, कि भैया अब तो मास्टर हो चुके हैं, कुछ जब भी मैच खेलेंगे शतक बनाएंगे। ठीक है, तो ये होती है मास्टरी, किसी चीज स्किल में, किसी चीज में मास्टरी हासिल करना। किससे आएगी, रिपीटेशन में, बार बार उस चीज को करने में। ठीक है, 10 मैच खेले, 3 शतक लगाए, पता चल गया हाँ भैया 3 शतक किस तरह से लगाए थे, तो वो बार बार चीज रिपीट करे जा रहे हैं। तो ऐसे आप किसी चीज में मास्टर बन सकते हो। ठीक है, तो ये चीज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21, 1 सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21, विच मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर स्किल टीचिंग। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए आपके पास, लेसन मेथड, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, सबके आंसर सही है, बिल्कुल राइट, क्योंकि सबको पता है अगर मान लो आपको स्किल सिखानी किसी को तो क्या करोगे, डेमोन्स्ट्रेट करोगे ना। किसी को नॉलेज देनी है तो क्या करोगे, लेसन प्लान बनाओगे, लेक्चर मेथड यूज करोगे, और स्किल्स सिखानी है तो क्या करोगे भैया, डेमोन्स्ट्रेशन। तो मैंने सोचा अगर मान लो मैं डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ तो आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। ठीक है, आपको बता दूं कि आपने लेक्चर कैसे देने हैं। तो देखिए कुछ चीजें याद रखिएगा। मान लो आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी टेबल है, जो ग्रीन वाला बॉक्स दिख रहा है ये आपकी टेबल है। भले वो लेसन की बात हो, भले आप किसी का डाउट क्लियर कर रहे हो, तो एक सीमा होनी चाहिए। जैसे ये है ना, ये एक लाइन हो गई, इस लाइन के इस साइड, इस लाइन के इस साइड कोई स्टूडेंट ना आने पाए। ठीक है, अगर मान लो ये वाला स्टूडेंट यहाँ आपके पास आके खड़ा हो गया, ठीक है, आपका ध्यान तो इधर फोकस है ना, आप तो डेमोन्स्ट्रेटर में ध्यान दे रहे हो, लेकिन ये इंसान क्या करेगा, ये स्टूडेंट क्या करेगा, जो बाकी स्टूडेंट्स है ये इन सब का क्या करेगा, फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर देगा। कैसे करेगा, मान लो वो शरारत कर रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, उनको अपनी तरफ इंटरेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, उनको डिस्ट्रैक्ट कर देगा ना बाकी स्टूडेंट को। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, भले आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, भले आप किसी को कुछ बता रहे हो, ठीक है, ग्रुप बना के बता रहे हो, तो ये जो लाइन दिख रही है ना, इस टेबल के इधर किसी को नहीं आने देना आपने, ताकि आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव हो सके। ठीक है, और आपका जो डिसिप्लिन है क्लास में वो भी बना रहे। अगर यहाँ पे स्टूडेंट आ गया तो क्या करेगा, आपका डिसिप्लिन खराब कर देगा। एक यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पर आकर खड़े होंगे, क्या होगा, आपके सिर पे आके खड़े हो जाएंगे। ना तो वो खुद अच्छे से समझेंगे, ना आपको समझाने देंगे, और ना ही बच्चों को समझने देंगे। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और दूसरी बात, मान लो अपने अब डेमोन्स्ट्रेट कैसे करना है, वो चीज मैंने आपको बता दी कि अपने इस तरह बच्चे ने लेके आने। तो देखो यहाँ ये टेबल है, यहाँ आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, विजुअल ऐड रखे हुए हैं।
ठीक है, कोई मान लो डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड कोई विजुअल एड, टीचिंग एड यूज कर रहे हो, ठीक है, दिखाने के लिए आपने कोई चार्ट लगा दिया, पोस्टर लगा दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने ट्रेनिज को इस तरह सेट करना है, जिसकी हाइट कम हो ना उनको आगे आपने यहाँ पे बुलाना है। ये आपकी रो 1 हो गई और ये हो गई रो 2, ठीक है। इस तरह से आपने टेबल लगा लेने हैं, बच्चों को बिठा लेना है यहाँ पे, ताकि इधर उधर मूवमेंट भी ना हो। टेबल लगा लिया आपने यहाँ पे, मान लीजिए 10 टेबल यहाँ लगा लिए, 10 टेबल पीछे लगा लिए, इस तरह से अरेंज कर दिया। तो क्या होगा, जो कम हाइट वाले बच्चे हैं ना उनको आप आगे बिठाओगे तो उनको भी अच्छे से दिखेगा, और जिनकी हाइट ज्यादा है उन बच्चों को भी दिखेगा, ठीक है। अगर मान लो जो लंबा है, जिसकी हाइट ज्यादा है, उसको आपने यहाँ बिठा दिया, और जिसकी हाइट कम है वो यहाँ खड़ा है, तो उसको क्या दिखेगा। अब जब उसको दिखेगा ही नहीं तो क्लास में इंटरेस्ट क्या आएगा, उसको समझ ही क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने अरेंज करना है कि सबको अच्छी तरह से दिख पाए। अब देखो मान लो कि आपकी जो ट्रेड है वो ऐसी है कि जिसके अंदर गर्ल्स भी हैं, ठीक है। तो गर्ल्स की हाइट क्या होती है, कम होती है जनरली, ठीक है। जनरली लड़कों की हाइट ज्यादा होती है और गर्ल्स की कम होती है। तो आपने क्या करना है, गर्ल्स को एक साइड बिठा देना है, यहाँ पे कि मान लो गर्ल्स को बिठा दिया, ठीक है, आगे आगे गर्ल्स को बिठा लिया, उसके बाद जो लड़के हैं उनको पीछे बिठाया, ताकि गर्ल्स को दिख भी जाए और जो बॉयज हैं जिनकी हाइट ज्यादा है उनको भी दिख जाए। तो इसलिए आपने इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करना है। अब मैंने ये क्यों कहा कि गर्ल्स को आगे बिठाइए, ताकि सिर्फ इसीलिए, अगर मान लो उनकी हाइट कम है ना तो उनको आगे बिठाएं। अगर उनकी हाइट ज्यादा है ना, क्योंकि काफी कुछ गर्ल्स होती हैं जिनकी हाइट ज्यादा होती है लड़कों से भी, तो उनको पीछे ही रखें आप, ताकि जो आगे वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से दिख पाए, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब डेमोन्स्ट्रेट कैसे करना है तो वो आपकी स्किल के बेस पे है भैया, कि आपने कौन से टूल्स यूज करके डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो वो आपके बेस पे है। मैंने टेक्निक बता दी कि इस तरह से आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक है। इधर अपना जो चार्ट है या विजुअल एड वो आपने प्लेस करना है, खुद की चेयर यहाँ लगानी है इंस्ट्रक्टर की, और इस तरह से बच्चों को अरेंज करना है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है और ये हमेशा याद रखनी है, एक बार नहीं, हमेशा आपने डेमोन्स्ट्रेट करते टाइम ये चीज याद रखनी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द थर्ड स्टेप इन स्किल टीचिंग साइकिल। अब जो स्किल टीचिंग साइकिल है ना उसका थर्ड स्टेप कौन सा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास, ए प्रैक्टिस, बी इमिटेशन, सी डेमोन्स्ट्रेशन और डी एप्लीकेशन। तो जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ओके, सबको पता है राइट आंसर कि भैया जो स्किल टीचिंग साइकिल है, ठीक है, उसमें क्या थर्ड स्टेप कौन सा आएगा, इमिटेशन, ठीक है। आप जैसे देखते हो ना लेसन प्लान के अंदर क्या होता है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, टेस्टिंग। उसी तरह डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम क्या होगा, प्रिपरेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, इमिटेशन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। आपका टेस्ट की जगह प्रैक्टिस आ जाएगा, एप्लीकेशन की जगह इमिटेशन आ जाएगा, और प्रेजेंटेशन की जगह आपका डेमोन्स्ट्रेशन आ जाएगा, क्योंकि आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो ना, यहाँ पे लेक्चर थोड़ी हम दे रहे हो, ठीक है। तो इमिटेशन क्या होता है, इमिटेशन होता है किसी की नकल करना। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये छोटी सी लड़की है, क्या कर रही है, अपने फादर की नकल कर रही है, ठीक है। नकल कैसे, इन्होंने अपने कान में फोन लगाया हुआ है, तो इसने भी अपने कान में फोन लगा लिया, ठीक है। अब इनके हाथ को देखिए, अब इनके हाथ कैसे हैं, सामने की तरफ रखे हुए ना, तो इसने भी स्माइल करते हुए, उनकी नकल करते हुए हाथ वैसे रख लिया। तो ये पूरी पूरी इनकी नकल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो उसी तरह मैंने कोई स्किल परफॉर्म करके आपके पास दिखाई, डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाया। अब क्या करेंगे ट्रेनिंग, उसको देख के इमिटेशन करेंगे, नकल करेंगे कि उसी स्टेप को फॉलो करके, उसी प्रोसीजर को फॉलो करके मेरे को ये स्किल परफॉर्म करनी है। तो ये क्या हुई, इमिटेशन। थर्ड स्टेप हमारे यहाँ पे क्या आएगा, इमिटेशन। और फोर्थ स्टेप प्रैक्टिस, कि उनको बच्चों को कह दिया जाए कि भैया प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये 4 स्टेप हमारे डेमोन्स्ट्रेशन के हो जाएंगे। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच स्टेप द इंस्ट्रक्टर हैज टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर। अब बात की जा रही है परफॉर्मेंस की, तो स्किल से रिलेट होगा ना, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो कौन से स्टेप के अंदर परफॉर्मेंस चेक करेंगे इंस्ट्रक्टर। तो ऑप्शन है आपके पास, प्रेजेंटेशन, इमिटेशन, एप्लीकेशन और प्रैक्टिस। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो देखिए कुछ कुछ आंसर आपके अभी भी गलत हैं। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा
हमारा प्रैक्टिस। अब मान लो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, पहले तो आपने फर्स्ट स्टेप में प्रिपरेशन की, सेकंड में डेमोन्स्ट्रेशन किया, थर्ड में उन्होंने आपकी नकल की, इमिटेशन किया ना, करके देखा कि कैसे इसको परफॉर्म करना है। अब जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फोर्थ स्टेप के अंदर जब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तब क्या होगा, तब उनको इवेल्युएट करना है। मान लो मैं शीट बना रहा हूँ, तब क्या करूंगा, देखूंगा कि मान लो आप शीट बना रहे हो, तब मैं देखूंगा कि हाँ इसकी कहाँ कहाँ गलती है, तब मैं आपको इवेल्युएट करूंगा कि ये आपकी गलती है, इसको ठीक किया जाए, ठीक है, इसको आप ठीक करो। तब मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस के अंदर मैं बच्चों को इवेल्युएट करूंगा। इमिटेशन में हम इवेल्युएट नहीं करते किसी को, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि हमेशा जब भी इवेल्युएट करो, जब भी कोई गलती बताओ तो अपने प्रैक्टिस के अंदर बतानी है, क्योंकि जब वो कर रहे हैं ना प्रैक्टिकल उस चीज को, तब आपने उसकी गलती को बतानी है, प्रैक्टिस के टाइम उस चीज को बताना है। ओके, तो ये चीज। और डी, स्मूथ सीक्वेंसिंग ऑफ स्टेप्स। तो 10 सेकंड का टाइम है, जवाब दीजिए। ओके, तो कुछ कुछ आंसर सही भी हैं और कुछ कुछ ज्यादातर वो गलत भी हैं। तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा स्मूथ सीक्वेंसिंग ऑफ स्टेप्स। ऐसा क्यों, जो आप बता रहे थे ना कि टाइम सेविंग होना चाहिए, टाइम सेविंग कैसे होगा यार, देखो मान लो आपने डेमोन्स्ट्रेशन करना है, आपने पहले क्या किया, प्लान बना लिया, डेमो बना लिया कि ऐसे मेरे को डेमो दिखाना है बच्चों को। उसके बाद आपने मशीन्स को चेक किया कि मेरी मशीन जिसके सहारे मैं डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ वो चल भी रही है नहीं चल रही, या फिर जो मेरे पास इक्विपमेंट्स है वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो आप उनको करके देखोगे, ठीक है, उनको चला के देखोगे, उसके बाद आप करके देखोगे उस स्किल को कैसे करना है, ठीक है। आपने देखा कि हाँ पहले ये स्टेप फॉलो करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो स्किल को कैसे परफॉर्म करना है उसकी भी आप रिहर्सल कर लोगे। तो उससे क्या होगा, अब जब आप करोगे बच्चों के सामने तो अच्छे से कर पाओगे ना। बाई चांस मान लो आप मोटिवेशन की बात कर रहे हो, आपके दिमाग में मोटिवेशन आ गया, आपने मोटिवेशन बोलना शुरू किया, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपने बोलना शुरू किया तो उतने अच्छे से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, ठीक है, एग्जीक्यूट मतलब उस अच्छे तरीके से आप उस चीज को नहीं बोल पाए, मोटिवेट नहीं कर पाए। आपको खुद समझ आता है ना कि जिस तरह से मैंने बोला है कि बच्चों को नहीं समझ आएगा। तब आप क्या करोगे, रिहर्सल के टाइम इन चीजों को ठीक करोगे, फिर जब आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे तब आप उस मोटिवेशन को, उस डेमोन्स्ट्रेशन को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है, बच्चों के सामने पेश कर पाओगे। तो इससे क्या होगा, जो आपका सीक्वेंस है ना, कि मान लो ये पहला मेरा प्रोसीजर है, पहले ये चीज करनी है, पहले प्रिपरेशन करनी है, फिर डेमोन्स्ट्रेशन करना है। अब डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर भी कौन कौन से प्रोसीजर है, तो ये सब चीज आपकी जो है वो फ्लो में होगी, ठीक है, स्मूथ तरीके से होगी। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, स्मूथ तरीके से हर चीज होगी। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करने से आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इसके साथ साथ एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, जैसे मान लो अब यहाँ तो बात डेमोन्स्ट्रेशन की हो रही है, बात अगर हो मान लो कि लेक्चर मेथड की, आपने किसी नॉलेज को आपने देना है बच्चों को, किसी चीज के बारे में बताना है, उसमें क्या होगा कि आप यूज कर रहे हो पीपीटी, ठीक है, पावर पॉइंट के थ्रू आप उनको लेक्चर देने वाले हो। तो आप पहले क्या करोगे, मैंने पहले बताया था आपको ये चीज, कि आप पहले पीपीटी चेक कर लोगे कहीं मेरी पीपीटी में कुछ गलत तो नहीं है। मान लीजिए जैसे मैंने अभी पीपीटी बनाई, उसमें देखा कि भैया मेरा क्वेश्चन यहाँ लगा हुआ है, उसके 2 स्लाइड खाली हैं, उसके बाद मेरा आंसर लगा हुआ है, तो रिहर्सल के टाइम में उन चीजों को, जो गलत चीजें उनको रिमूव कर दूंगा, और जो चीजें ऐड करने वाली है वो उनको ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगर मैंने एक बार सभी क्वेश्चंस को पढ़ा अच्छे से, मान लीजिए पीपीटी बनाते टाइम मैंने क्वेश्चन को टाइप किया या फिर कॉपी पेस्ट किया, तब उनको बोल के देख लिया कि मैं ऐसे बोलूंगा इस क्वेश्चन को कि व्हाई द इंस्ट्रक्टर मस्ट रिहर्स द डेमोन्स्ट्रेशन। अब इस तरह से मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। अगर मैंने पहले ही आपके सामने इस तरह से बोला होता तो क्लास के सामने भी तो ऐसे ही निकलता ना। तो ये हुई रिहर्सल, रिहर्सल बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। मान लो आप लेक्चर की बात करो, भले वो डेमो की बात हो, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब मान लो इंटरव्यू देने जा रहे हो, सामने किसी को बिठा लीजिए, उसको कहिए 10 क्वेश्चन है तुम मेरे से पूछ, ठीक है। इंटरव्यू देने जाओ और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है कि आप वेब में सर्च करोगे, यूट्यूब में सर्च करोगे, तो आपको शो कर देगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपका नाम क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है,
आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको पता होगा ना ये चीज इंपॉर्टेंट है, पहले ही 10 क्वेश्चन लिख लिए, सामने वाले को दे दिए, भैया तू मेरे से 10 क्वेश्चन पूछ एज ए इंटरव्यूअर, मेरा तू रिएक्ट कर और वैसे ही मैं आपको आंसर दूंगा। तो क्या होगा, पहले आप रिहर्सल कर लोगे, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा ना वो चीज, क्योंकि आप उस चीज को पहले फेस कर चुके हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छे तरह से किसी भी चीज को परफॉर्म कर सकते हो। ओके, ये चीज। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, विच प्रोसेस मेक्स द लर्नर टू परफॉर्म द स्किल। अब वो कौन सी प्रोसेस है जो लर्नर को स्किल परफॉर्म करने के लिए कहती है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस में लर्नर्स हैं वो स्किल को परफॉर्म करते हैं। तो कॉग्निटिव प्रोसेस, अटेंशन प्रोसेस, मोटिवेशन प्रोसेस और साइकोमोटर प्रोसेस। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो टाइम पूरा हुआ आपका। आंसर कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा साइकोमोटर प्रोसेस। अब क्या हुआ, साइकोमोटर प्रोसेस आपको क्या करती है, उस स्किल को परफॉर्म करने के लिए, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो वो साइकोमोटर प्रोसेस के अंदर आएगा। कॉग्निटिव प्रोसेस हो गया किसी चीज को पहला पहला जो स्टेप होता है ना, उस चीज को सीखना। ठीक है, अटेंशन मतलब उस चीज के बारे में थोड़ी अटेंशन देना। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस हैं जो प्रीति मैम आपको करवाएंगे, 1-2 दिन के अंदर वो लेक्चर लेंगे, तो इनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो देखिए जहां परफॉर्म स्किल की बात है कि पूछा जाए कि जो लर्नर जो परफॉर्म कर रहा है स्किल, वो कौन सी प्रोसेस होगी, तो वो होगी हमारी साइकोमोटर प्रोसेस। अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, जो चैन रिस्पॉन्स है, मोटर रिस्पॉन्स है, उसमें क्या होता है, आपके सेंस ऑर्गन्स काम करने लग जाते हैं। तो उसी तरह ये है कि आप परफॉर्म करें जब स्किल को, तो वो साइकोमोटर प्रोसेस आएगा। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, when does the instructor give remedial instruction for skill learning difficulties। अब देखिए रेमेडियल क्या होता है, किसी चीज को सही करना। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रशिक्षक कौशल सीखने की कठिनाइयों के लिए उपचारात्मक निर्देश कब देता है। उपचारात्मक मतलब सही करना उस चीज को। ठीक है, उपचार करना। तो ऑप्शन आपके पास ड्यूरिंग डेमो, ड्यूरिंग इंट्रोडक्टरी टास्क, सॉरी इंट्रोडक्टरी शॉप टास्क, थर्ड ऑप्शन फाइनल शॉप टास्क, और डी आपका रिलेटेड शॉप टास्क। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो देखिए आंसर आपके सबके सही है। क्या आएगा इसमें, रिलेटेड शॉप टास्क। अब जिन जिन के गलत है मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक के अंदर भी ये गलत दिया हुआ है। तो इसमें से 26 क्वेश्चन में से 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आंसर की में गलत दिए हुए हैं, तो आप इनको सही कर लेना। पीडीएफ में आपके शेयर कर दूंगा। तो देखिए अब शॉर्ट टास्क क्या होता है, पहली बात तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा रिलेटेड शॉर्ट टास्क। ठीक है, तो देखो शॉर्ट टास्क ये होता है, ये दो तीन तरीके से की जाती है। जो फर्स्ट है वो इंट्रोडक्टरी शॉप टॉक। जैसे मान लो आप डेमोन्स्ट्रेट ना करते हुए आप बच्चों को ले जाते हो वर्कशॉप के अंदर, वहीं पे आपने मशीन्स के सामने उनको 5-6 जो स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनीज है, उनको आपने इकट्ठा किया और उनके सामने आप बता रहे हो कैसे इसका यूज करना है। तो ये होगी इंट्रोडक्टरी शॉप टॉक। अब जो है रिलेटेड शॉप टॉक, उसमें क्या होगा, आपने बता दिया पहले कि कैसे परफॉर्म करना है स्किल को। जब वो उसको परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसमें जो परेशानियां आ रही हैं, ठीक है, कठिनाइयां आ रही हैं, उनको दूर करने का जो टास्क होगी ना, जिसके लिए हम बात करेंगे, वो होगी रिलेटेड शॉप टास्क। जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिकल कर रहे हो अपनी आईटीआई के अंदर, जब आप कर रहे होते हो तो आपके इंस्ट्रक्टर आपके पास होते हैं ना, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कहोगे सर देखिए ये मेरी प्रॉब्लम आ रही है, इसको सही कीजिए, ये गलत हो गया। तो अब सर क्या करेंगे, सर कहेंगे ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, सबकी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करेंगे, कहेंगे आप 5-6 स्टूडेंट्स हैं उनको भी इकट्ठा करेंगे, आइए इधर आइए आप, उसके साथ साथ आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी, जो बाकी जो स्टूडेंट है ना 5-6 और है जिनको इकट्ठा किया उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। ठीक है, तो ये होता है रिलेटेड शॉप टास्क। एंड देन फाइनल शॉप टास्क, जब उस चीज को फाइनली आप करते हो। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल में मैम क्लासेस लेंगे तो वो आपको अच्छे से बताएंगे। ओके, क्योंकि अगर मैं अभी बताने बैठूंगा तो हम मुद्दे से भटक जाएंगे। ठीक है, और हमारी जो क्लास है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमारा मुद्दा है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनके बारे में जानना। ओके, तो ये चीज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक कोई क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी। तो आंसर की मैंने इसके साथ अटैच कर दी पीडीएफ के अंदर। टोटल 26 क्वेश्चन है,
और जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्वेश्चंस काफी गलत हैं, आंसर की के अंदर मैंने सही कर दिए हैं। तो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो, अगर आपके पास बुक है पुराने वाली, उसमें भी आप चेंज कर सकते हो ताकि आपको परेशानी ना हो पढ़ने के अंदर। और उसके बाद ये जो पीडीएफ है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनके अंदर भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस पीडीएफ पे क्लिक करके भी कर सकते हो। साथ ही साथ जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और जो ट्रेनिंग मैथोलॉजी के लिए मॉक टेस्ट बनाए हैं हमने, ऑलमोस्ट 27-28 मॉक टेस्ट हैं, उनको अटेम्प्ट करने के लिए आप इस पीडीएफ पे क्लिक कर सकते हो। पीडीएफ के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। ये सभी लिंक आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आप हमारी जो वेबसाइट है वो भी विजिट कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मॉक टेस्ट का भी मिल जाएगा। और बाकी जितने भी हमारे पुरानी वीडियोज हैं, भले वो यूनिट 1 की हो, भले यूनिट 12 की हो, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग की हो, प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग की हो, या बात करें एनएसक्यूएफ की, जितने भी वीडियोज हैं आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो डेली क्लासेस होती हैं, ट्रेनिंग मैथोलॉजी की क्लासेस होती हैं, या फिर क्वेश्चन बैंक की क्लासेस होती हैं, या फिर जो सीएस से रिलेटेड जो क्लासेस होती हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई डाउट है आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो इस सेशन का डाउट सेशन, जो अभी मैंने सेशन लिया है 1 घंटे का, इसका डाउट सेशन कल सुबह 10 बजे मैं जूम ऐप पे लेने वाला हूँ। अगर इन 26 क्वेश्चन में से आपको कोई भी डाउट हो तो आप कल सुबह पूछ सकते हो। और साथ ही साथ जो आज सुबह का डाउट सेशन था वो किसी वजह से नहीं हो पाया था, क्योंकि हेवी रेन थी मेरे एरिया में भी और कुछ स्टूडेंट के एरिया में भी, तो क्लास उतनी अच्छे से नहीं हो पाती। तो इसलिए मैंने क्लास को पोस्टपोन किया। कल सुबह जो मेरी कल की क्लास थी ना, यूनिट 2, 3 और 12 और हमारी यूनिट 4, इन सभी के जो क्वेश्चन है जितने भी मिला के बने, आई थिंक 46 क्वेश्चन हो गए। तो इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कल आप सुबह 10 बजे जूम पे मुझसे पूछ सकते हो। अब उसका लिंक मैं आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ मैं शेयर नहीं कर सकता, उसके लिए पहले मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसका यूज कर सकते हो, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू ऑल। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हम जो मॉडल टेस्ट है यूनिट 5 के लिए उसको डिस्कस करेंगे इसी तरह। ओके, तो थैंक यू ऑल ज्वाइन करने के लिए। बाय बाय।